हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको आईपीसी भारतीय दंड संहिता एक्ट नंबर 45 1860 का जो आपके आने वाले एग्ज़ाम में जो सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम होने वाला है हरियाणा पुलिस का, उसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा ये। क्योंकि हम देख रहे हैं पहले अभी जो ये फीमेल का कांस्टेबल का एग्ज़ाम हुआ है, इसके अंदर सीआरपीसी के काफ़ी क्वेश्चन आए हुए थे। तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं इसमें कि आईपीसी के कुछ क्वेश्चंस हमें देखने को मिले। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा इसके अंदर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं भारतीय दंड संहिता। ये एक्ट नंबर 45 है, एक्ट नंबर 45 1860 का। 1860 में ये एक्ट बना था और ये 45वां एक्ट है 1860 का। और ये कब बनकर तैयार हुआ था? 6/10/1860 को ये तैयार हो गया था बनकर। ठीक है जी, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा कि ये एक्ट नंबर कितना है और ये कौन सी साल में बना था। ये लागू कब हुआ था? ये इंडिया में 1862 में ये लागू हुआ था। 1862 में ये लागू हुआ था और 1860 में ये बनकर तैयार हुआ था। तो ये दोनों क्वेश्चन डिफरेंट है। अब हम देखते हैं कि ये बहुत सारे देशों में लागू है जो आईपीसी के ऊपर आधारित हैं। ये बहुत सारे देशों में जैसे श्रीलंका, पाकिस्तान, बर्मा, इनके अंदर भी क्या है, ये आईपीसी से रिलेटेड ही हैं जो एक्ट हैं जो लागू हैं। इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर मोस्टली आपको जो भी अपराध होते हैं उनके बारे में सज़ा और उनकी परिभाषाएं दी गई होती हैं कि कौन सा अपराध करने पर कितनी सज़ा मिलेगी और उससे कैसे बचा जा सकता है, कैसे छूट मिलेगी उसके अंदर। ठीक है, तो हम ये पढ़ते हैं। इसके अंदर तेईस अध्याय हैं। ठीक है, और ये क्या है आपकी धाराएं कितनी है? 511। इनको हम चैप्टर भी बोलते हैं। ठीक है जी, चैप्टर, और इनको क्या बोलते हैं हम? सेक्शन। तो ये चैप्टर्स कितने इसके अंदर? चैप्टर्स है इसके अंदर 23 और धाराएं कितनी है? 511। अब हम सबसे पहले फर्स्ट चैप्टर करेंगे, अध्याय नंबर 1। अध्याय नंबर 1, ठीक है। इसका नाम क्या है? इसका नाम है प्रस्तावना। जो कोई भी एक्ट होता है उसकी सबसे पहले प्रस्तावना होती है कि प्रस्तावना क्या है कि एक्ट है क्या चीज़। जैसे कोई भी एक्ट, जैसे हमारा संविधान है, संविधान के अंदर फर्स्ट क्या मिलेगा? प्रस्तावना मिलेगी। कोई भी एक्ट देख लो आप उठा के, सबसे पहले उसमें प्रस्तावना मिलेगी। नंबर 1 के अंदर क्या होता है? उसके अंदर होता है उसका विस्तार। ये अध्याय नंबर 1 हो गया। अब ये क्या शुरू हो गया? आपकी धाराएं। इसके अंदर कहां से कहां तक है? ये 1 से लेकर 5 तक धाराएं हैं इसमें। ठीक है जी, 1 से 5 धाराएं हैं इसमें। हम देखते हैं कि धाराएं नंबर 1 में क्या होता है? इसका विस्तार होता है। ठीक है, विस्तार मतलब कि ये कहां से कहां तक लागू है, ये कहां लागू है, ये संपूर्ण भारत के अंदर लागू है। संपूर्ण भारत के अंदर क्या है? ये लागू है। पहले कुछ एक्ट होते थे जो जम्मू और कश्मीर के अंदर लागू नहीं होते थे, लेकिन अब वो जम्मू और कश्मीर के अंदर भी लागू हो चुके हैं, क्योंकि जम्मू और कश्मीर के अंदर से धारा 370 हटा दी गई है। अब ये क्या है? यहाँ पे भी लागू है। अब आता है इसका अध्याय नंबर 2। अध्याय नंबर 2 में क्या है जी? आपकी परिभाषाएं। ठीक है, और ये इसमें धाराएं कहां से कहां तक हैं? धाराएं इसमें 6 से लेकर 52 तक। 52 कै भी एक शामिल कर दी गई इसमें, 52 कै तक हैं इसमें। ठीक है, अध्याय नंबर 1 में कहां तक थी? 1 से 5 तक थी, और इसमें कहां से आ गई? 6 से 52 तक आ गई। ठीक है ना, ये चैप्टर नंबर 1 था। चैप्टर नंबर 1 में कहां से कहां तक थी? 1 से 5 तक। अध्याय नंबर 2 में कहां से आ गई? 6 से 52 तक। अब इसके अंदर कुछ हमें सभी करने की जरूरत नहीं है। ये
ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको करवा देता हूँ, बाकी आप एक बार इनको पढ़ लेना, कुछ याद रहेंगे तो ठीक है, अदरवाइज जो इंपॉर्टेंट है वो आपने याद करनी जरूरी है। इसके अंदर है सबसे पहले धारा नंबर 8, ठीक है, ये मैं इधर सेक्शन लिख देता हूँ, सेक्शन नंबर 8। सेक्शन नंबर 8 किससे संबंधित? आपका लिंग से संबंधित, इसमें लिंग की परिभाषा है। उसके बाद है सेक्शन नंबर 10, इसमें क्या है? स्त्री और पुरुष की परिभाषा है। स्त्री और पुरुष की परिभाषा मैं आपको मोटे तौर पर बताता हूँ कि इसके अंदर स्त्री की परिभाषा और पुरुष की परिभाषा। स्त्री किसको बोलेंगे? कोई भी लड़की 0 से लेके 1 दिन से लेके, मतलब ठीक है ना, 1 दिन की भी अगर कोई लड़की है तो उसको क्या बोलेंगे? हम स्त्री बोलेंगे। और 1 दिन का भी अगर कोई लड़का है तो उसको क्या बोलेंगे? पुरुष, ठीक है ना। इसमें ये वो नहीं है कि आप 18 साल तक लगाओगे या शादी हो रही तो वो पुरुष कहलाएगा, ऐसा कुछ नहीं है इसमें। अगर 1 दिन का भी बच्चा है, अगर वो लड़का है तो वो क्या कहलाएगा? पुरुष। अगर वो लड़की है तो क्या कहलाएगी? स्त्री कहलाएगी। ये स्त्री की परिभाषा दी गई है उसमें, ठीक है ना। तो 11 नंबर धारा है जो आपकी किससे संबंधित है? व्यक्ति की। और 14 नंबर क्या है आपका? सरकार का सेवक। उसके बाद है 18 नंबर, इसके अंदर किसकी परिभाषा दी गई है? भारत की, ठीक है। उसके अंदर नेक्स्ट आपका 19 नंबर धारा, ये आपकी न्यायाधीश की। देखो मैंने क्या बताया था, 8 नंबर किससे संबंधित है? लिंग से। 10 नंबर किससे संबंधित है? स्त्री और पुरुष से। 11 नंबर व्यक्ति से। 14 नंबर सरकार का सेवक। 18 नंबर भारत। 19 नंबर न्यायाधीश से संबंधित आपकी। और 19 के बाद 20, ये किससे संबंधित है? ये आपकी न्यायालय से संबंधित परिभाषा है धारा नंबर 20 के अंदर। नेक्स्ट 21 नंबर जो आपकी किससे संबंधित है जी? लोक सेवक से, ठीक है ना। लोक सेवक किसको कहते हैं? ये आपकी धारा नंबर 21 में इसका व्याख्यान है। उसके बाद आपकी 23 नंबर लाभ और हानि। लाभ किसको कहते हैं? हानि किसको कहते हैं? ये आपकी 23 नंबर में है। 24 नंबर में क्या है आपका? बेईमानी, ठीक है। बेईमानी की परिभाषा किसमें दी गई है? 24 नंबर में। और 25 नंबर में क्या आपका? कपटपूर्ण कोई काम करेंगे। कपटपूर्ण किसको बोलेंगे? कपटपूर्ण की परिभाषा कहाँ पे आपकी? 25 नंबर में। नेक्स्ट आपका 29 के अंदर किसकी परिभाषा? आपकी दस्तावेज की, ठीक है। ये मैं आपको वही करवा रहा हूँ जो काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके लिए। जैसे कोई भी दस्तावेज है उसकी परिभाषा कहाँ पे मिलेगी आपको? 29 नंबर में। 29 नंबर धारा किससे संबंधित है? दस्तावेज से। अब ये इंपॉर्टेंट, काफी इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लो इसको। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट 34 नंबर, ये क्या आपकी? समान आशय, ठीक है। समान आशय का मतलब क्या है कि अगर मान लो कि 3 आदमी है, वो किसी के घर में चोरी करने के मकसद से गए। एक घर के बाहर खड़ा हो गया, एक गली में खड़ा हो गया और एक घर के अंदर चला गया। गली वाला क्या देखेगा कि भाई कोई आ रहा है कि नहीं, वो जो गेट पर खड़ा है उसको बताएगा, और जो अंदर तीसरा है वो चोरी कर रहा है, मतलब कि वो आवाज़ देकर उसको बता देगा कोई आ गया। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो सिर्फ चोरी कर रहा है उसको ही सज़ा मिलेगी, इसमें सज़ा तीनों को मिलेगी, चाहे वो गली के अंदर खड़ा है वो, क्योंकि उनका मकसद एक है तीनों का। तो उनका आशय समान है, तो उसको क्या होगा? धारा नंबर 34 के अंदर उसको ले लेंगे, ठीक है ना। ये हमेशा अकेली नहीं लगती धारा, इतना ध्यान रखना है कि 34 नंबर धारा कभी भी अकेली नहीं लगेगी, इसके साथ कोई ना कोई धारा और लगेगी। मान लो दो व्यक्ति हैं, उन्होंने क्या कर दिया? किसी के साथ लड़ाई झगड़ा कर लिया, किसी को मार दिया, पीट दिया, तो ये 34 उसके साथ में लगेगी, ठीक है ना। उसको साथ वाले को क्या बताएगी? इन दोनों का आशय क्या था? समान था। तो ये इससे रिलेटेड आपकी। चालीस में क्या होगा? अपराध की परिभाषा, अपराध किसको कहते हैं? 41 में क्या होगा आपका?
स्पेशल एक्ट। आपको इनके बस ये जो परिभाषा है ना, इनके 2-4 से थोड़ा सा ये देखना, बस इनके रट्टे मारने। आगे मैं आपको जो भी चैप्टर नंबर 3 होगा 4 होगा उसके अंदर मैं आपको ये दिखा दूंगा कि ये एक दूसरे से रिलेटेड है और वो आप उनको आसानी से याद भी कर पाएंगे। 41 के बाद क्या आता है? 42 में क्या आते हैं आपके? स्थानीय एक्ट। ठीक है, स्पेशल एक्ट और स्थानीय एक्ट, ठीक है ना। इनको क्या बोलते हैं हम? लोकल एंड स्पेशल लॉ। लोकल एंड स्पेशल लॉ का मतलब समझते हो? ये हो गया आपका लोकल, ये हो गया आपका स्पेशल एक्ट और स्थानीय एक्ट। लोकल एंड स्पेशल लॉ ये कैसे हैं आपके कि जैसे बहुत सारे एक्ट बने हुए हैं हमारे। रेलवे एक्ट है, एनडीपीएस एक्ट है, पोस्को एक्ट है, और ये आर्म्स एंड एमुनिशन रखने के लिए जो आपका ये इनका एक्ट है। ये सारे के सारे कैसे होते हैं? ये हमारे स्पेशल एक्ट होते हैं। और स्थानीय एक्ट कैसे होते हैं? स्थानीय एक्ट होते हैं जो किसी एक क्षेत्र में, स्पेशल क्षेत्र में कोई भी एक्ट होते हैं। ये अपने कैसे होते हैं? ये अपने स्थानीय एक्ट होते हैं। इनको कैसे डिस्क्राइब करते हो आप? स्थानीय एक्ट होते हैं, मान लो किसी स्पेशल क्षेत्र के अंदर कोई भी एक्ट लगा हुआ है, उसको हम क्या बोलते हैं? स्थानीय एक्ट बोलते हैं। तो इनकी परिभाषाएं कहाँ पे दी गई है? धारा नंबर 41 और धारा नंबर 42 आईपीसी के अंदर स्पेशल एंड लोकल एंड स्पेशल एक्ट की लॉज की क्या दी गई है? परिभाषा दी गई है। नेक्स्ट हमारा 46 है। ये किससे संबंधित? आपकी मृत्यु से संबंधित है कि मृत्यु किसको बोलेंगे? ठीक है, ये मृत्यु की परिभाषा क्या है? और 52 है उसके बाद सद्भावना पूर्वक की परिभाषा 52 में। और 52 क्या आ गया उसके बाद? 52 का मतलब उसका संश्रय या फिर आश्रय, इसकी परिभाषा है 52 क्या के अंदर। तो ये हमारा चैप्टर 2 था, इसके अंदर मैंने आपको मेन बता दी है। ठीक है, तो आपने ये करने हैं। जैसे लोक सेवक किसको बोलते हो? लोक सेवक यही आप जब ये एग्जाम देकर भर्ती हो जाओगे तो आप क्या बन जाओगे? एक लोक सेवक बन जाओगे। ठीक है ना। लोक सेवक को डिफाइन करने वाले कितने पॉइंट्स हैं? 12 पॉइंट है। 12 पॉइंट्स होते हैं जो लोक सेवक के होते हैं। तो आपने याद रखना। 21 नंबर किससे संबंधित थी? आपकी लोक सेवक से संबंधित थी। नेक्स्ट आपका अध्याय 3। ठीक है, अध्याय 3 में क्या है? आपके दंड दे रखे हैं। और ये कहां से कहां तक है? आपकी 53 से 75 तक की। देखो पहला अध्याय था उसमें 1 से 5 तक की थी, दूसरे में 6 से 52 क्या तक थी, और तीसरे में 53 से 75 तक की आ गई। आपकी 3 हो गए आपके। तो सबसे पहले आपकी 53 का मतलब क्या है? इसमें 53 धारा में क्या दिया गया? इसमें दंड दिया गया है। कि दंड कितने प्रकार के होते हैं? आपके 5 प्रकार के होते हैं दंड। ठीक है ना। दंड कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। जैसे सजाएं होती है, जो मृत्यु दंड हो गया, आजीवन कारावास हो गया, जुर्माना हो गया। ये इस तरह के 5 प्रकार के दंड हैं जो इसके अंदर दिए गए हैं। उसके बाद है मृत्यु दंड का लघुकरण। ठीक है, ये कहाँ पे दिया गया? आपका 54 के अंदर मृत्यु दंड का लघुकरण 54 के अंदर दिया गया है। उसके बाद है 55 में क्या होता है? देखो सबसे बड़ा दंड है मृत्यु दंड। उसके बाद क्या है? उम्र कैद हो गया आपका। फिर उम्र कैद का लघुकरण। ठीक है ना, लिख लेना आप ये उम्र कैद का लघुकरण। उसके बाद 57 आएगी आपकी। क्या ये उम्र कैद के बारे में पढ़ना है? तो उम्र कैद क्या होती है आपकी? उम्र कैद होती है आपकी 20 साल के बराबर। उम्र कैद 20 साल के बराबर। ये कहाँ पे दिया गया? आपका धारा नंबर 57 में दिया गया है, अध्याय नंबर 3। ठीक है, जो दंड से रिलेटेड है। उसके बाद आपका 70 में क्या है? कि जुर्माना है जो होता है
कोर्ट लगा देती है जुर्माना 6 साल या कैद की अवधि में देना होगा। मान लो किसी को होगी 10 साल की सजा, किसी को होगी क्या 10 साल की सजा होगी। 10 साल की सजा में क्या करेगा, उसको मान लो 5,000 रुपये, 10 साल की सजा होगी और 5,000 रुपये जुर्माना लगा दिया उसके ऊपर कोर्ट ने। तो 10 साल की सजा में से वो जो पहले 6 साल है उसके अंदर उसको 5,000 रुपये जुर्माना चुकाना पड़ेगा, ठीक है। और दूसरा केस ले लेते हैं, मान लो किसी को होगी 4 साल की सजा, 4 साल की सजा और उसको भी 5,000 रुपये जुर्माना है। तो उसको ये 4 साल के अंदर ये क्या करना पड़ेगा, जुर्माना चुकाना पड़ेगा। तो इसमें सिर्फ ये डिफरेंस है कि जुर्माना 6 साल या कैद की अवधि में ही देना होगा। तो उसके बाद आपकी धारा नंबर 71, कई अपराधों में केवल एक की सजा दी जाएगी। अब देखो इसको, आप इन नंबर्स को देखते रहो आप, ठीक है ना, कि कई अपराध कर दिए हैं तो उनमें से क्या मिलेगी, सिर्फ एक की सजा। कई अपराधों में केवल एक की सजा मिलेगी। ये एक साथ कई अपराध कर दिए तो उनमें से जो सबसे बड़ा अपराध होगा ना, सबसे बड़ा अपराध, उसकी सजा ही मिलेगी। बाकियों की सजा क्या हो जाएगी उसके अंदर, मान लो कि उसने उसके ऊपर कई धाराएं लगी हुई हैं तो उनमें से मान लो सबसे बड़ा अपराध उसमें 10 साल की सजा है, ठीक है ना। दूसरे में क्या उसकी 5 साल की, तीसरे में क्या उसकी 7 साल की, ठीक है ना। तो उनमें से उसको क्या मिलेगी, 10 साल वाली सजा मिल जाएगी और ये 5 और 7 वाली क्या हो जाएंगी, ये नहीं लगेंगी इसके अंदर। तो आपने ये ऐसे याद रखना कि एक इसके अंदर 7 बना है ना, तो उन्हें एक साथ कई अपराध कर दिए तो उनमें से क्या मिलेगी, केवल एक की ही सजा मिलेगी। उसके ऊपर होता है 73 होता है आपका एकांत परिरोध। ये बताऊंगा मैं क्या होता है एकांत परिरोध, उससे आप नेक्स्ट देखो एक बार, एकांत परिरोध की अवधि, ठीक है ना। और 75 में क्या होता है आपका वर्धित दंड, ठीक है। अब सबसे पहले इसको समझो, एकांत परिरोध क्या होता है। एकांत परिरोध होता है आपका कि अकेले को ही बंद कर देना। जैसे जेल में कोई बंद करते हैं ना, तो कोई बैरक होती है उसके अंदर उनको डाल देते हैं, 5, 10, 15, 20 कैदी होते हैं। तो ये अकेले को कैद करना, ठीक है ना। अकेले को उसने कुछ ज़्यादा हीनियस क्राइम कर रखा है तो उसको क्या कर देंगे, अकेले को ही बंद कर देंगे, ठीक है ना। काल कोठड़ी बोलते हैं जिसको आप, ठीक है ना। काल कोठड़ी के अंदर बंद कर दिया तो वो क्या होती है आपकी एकांत परिरोध। अब एकांत परिरोध की अवधि इसकी 14 दिन से कम होती है, ठीक है, 14 दिन से कम। लेकिन कई बार क्या होता है, ये 3 माह तक हो सकती है, ठीक है ना। ये 3 माह तक हो सकती है, लेकिन 14 दिन कम से कम एक बार में कितने, 14 दिन। उसके बाद वो 1-2 दिन के लिए बाद फिर 14 दिन, फिर 14 दिन, ये लगातार कितने हो सकती है, 3 माह इसकी मैक्सिमम हो सकती है और 14 दिन से कम उसको बाहर निकालना पड़ेगा। उसके बाद क्या आपका 75, ये होता है वर्धित दंड, की दंड की सजा बढ़ा दी गई आपकी, ठीक है ना। किसी जुर्म में मान लो 10 साल की सजा थी और उसने उसको जुर्म को इस तरीके से किया, बिल्कुल ही बर्बरता से उसको जुर्म किया, तो उसको क्या हो सकती है, उसमें 15 साल की, 12 साल की, 11 साल की, ठीक है ना, इससे बढ़ाकर उसको सजा दी जा सकती है। तो ये क्या होता है आपका वर्धित दंड। ये जज के ऊपर डिपेंड करता है कि जज उसको कैसी सजा सुनाता है, ठीक है ना। कर लिए पहले अध्याय में क्या था, प्रस्तावना थी, प्रस्तावना जो 1 से 5 तक थी। दूसरे में क्या थी, परिभाषाएं कहाँ से कहाँ तक थी आपकी, 6 से 52 कैद तक। तीसरे में क्या थी आपकी, दंड थे, दंड कहाँ से कहाँ तक थे आपके, 53 से लेकर 75 तक। और ये 4th चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं, चैप्टर 4, इसको बोलते हैं हम अध्याय भी बोल सकते हैं। तो इसमें क्या आपका अपवाद, ठीक है ना। अपवाद ये कहाँ से कहाँ तक है, ये आपके 76 से लेकर 106 तक, ये क्या आपके अपवाद देखो क्या बोलते हैं कि
कई बार आप जुर्म करते हो, लेकिन क्या होता है कि वो उसको जुर्म नहीं माना जाएगा, उसको अपराध नहीं माना जाएगा। तो उसको कब कब अपराध नहीं माना जाएगा, ये आपके कहाँ पे दिए गए हैं, चैप्टर नंबर 4 के अंदर। कई बार ऐसा कार्य हो जाता है कि वो अपराध होता है, लेकिन न्यायालय उसको अपराध नहीं मानता। कब नहीं मानता, ये हम अभी देखने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले 76 है इसके अंदर। 76 क्या होता है कि कार्य हेतु पाबंद, कार्य हेतु पाबंद व्यक्ति का कार्य अपराध नहीं है। इसमें सिंपल सी बात है कि कार्य हेतु पाबंद व्यक्ति का कार्य क्या है, अपराध नहीं है। इसके अंदर एक चीज हो सकती है, तथ्य की भूल हो जाएगा उसमें, ठीक है ना, तथ्य की भूल हो, तथ्य की भूल से हुआ कार्य क्या है, अपराध नहीं है। तथ्य की भूल, तथ्य मतलब किसको बोलते हैं हम, फैक्ट को बोलते हैं, फैक्ट। इंग्लिश में फैक्ट से आप समझ जाओगे तथ्य। अगर फैक्ट के कारण कार्य का पाबंद व्यक्ति है तो क्या हो जाता है, उससे कोई भूल हो जाती है, उससे कोई ऐसा कार्य हो जाता है, तो उसको वो क्या होता है, आपका अपराध नहीं है। जैसे मान लो कोई बस का ड्राइवर है, बस चला रहा है, ठीक है, बस चला रहा है वो, और क्या हो जाता है कि एक्सीडेंट हो जाता है वहाँ पे, ठीक है ना, बस चला रहा है और उसका क्या हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है। तो अगर उसने वो जानबूझकर एक्सीडेंट नहीं किया तो क्या हो जाता है कि वो अपराध की श्रेणी में नहीं आता, ठीक है ना, वो अपराध की श्रेणी में नहीं आता। तो इस तरह से आप उसमें क्या होता है कि ये 76 आपका। नेक्स्ट आपका 77, ये क्या आपका न्यायिंकित, न्यायिंकित न्यायाधीश, न्यायिंकित न्यायाधीश का कार्य अपराध नहीं है, अपराध नहीं है। न्यायिक न्यायाधीश का कार्य अपराध नहीं, इसका मतलब सीधे सीधे समझ लो कि कोई न्यायाधीश है और वो न्याय करने के लिए बैठा हुआ है, तो उसका कार्य अपराध नहीं है। कौन सा कार्य अपराध नहीं है, ये नहीं है कि उसको किसी को चाकू छुरी मार देगा, वो न्याय करते हुए किया गया कार्य है। मान लो कि उसने किसी को क्या सुना दी, सजा सुना दी, ठीक है ना, और उसकी सजा में उसने मान लो उसको फांसी की सजा सुना रखी है, तो ये बोलेगा ना कि किसके कहने पर फांसी की सजा, तो न्यायाधीश के कहने पर। तो न्यायाधीश उसको फांसी दिलवा रहा है, तो उसका कार्य क्या है, ये न्याय करने का काम है, वो उसको क्या है, उसका अपराध नहीं है। नेक्स्ट देखो आपका क्या है, आपका 78। 78 में क्या है, न्यायाधीश कहाँ पे होता है, न्यायालय में। तो न्यायालय के आदेश से किया गया कार्य, कार्य अपराध नहीं है। कि न्यायालय से, न्यायालय के आदेश से किया गया कार्य अपराध नहीं है। इसका मतलब क्या है कि मान लो न्यायालय ने आदेश दे दिया कि फांसी की सजा है इसको, और जल्लाद क्या करता है, उसको फांसी दे देता है, तो जल्लाद ने हत्या कर दी, इसका मतलब। लेकिन उसने किसके आदेश से की, न्यायालय के आदेश से की है, तो वो जल्लाद का कार्य क्या है कि वो अपराध नहीं है। इस तरह के अपराध है कि न्यायालय कोई आदेश देता है और वो कोई आदमी उसको काम को करता है, लेकिन वो अपराध होता है, लेकिन न्यायालय के आदेश के कारण वो क्या है, अपराध नहीं है। अब देखो सबसे पहले क्या था आपका 76 में था कार्य हेतु पाबंद व्यक्ति। पाबंद व्यक्ति कौन होता है, न्यायाधीश। न्यायाधीश कहाँ बैठता है, न्यायालय में। अब न्यायालय के बाद क्या होता है आपका न्यायानुमत। न्यायानुमत द्वारा तथ्य की भूल के कारण, तथ्य की भूल के कारण किया गया कार्य अपराध नहीं है। इनको एक लाइन में पढ़ लो आप, ठीक है। कार्य हेतु पाबंद व्यक्ति द्वारा तथ्य की भूल के कारण किया गया कार्य अपराध नहीं है, ठीक है। पाबंद व्यक्ति कौन होता है, न्यायाधीश। न्यायाधीश कहाँ बैठता है, न्यायालय में। न्यायालय में क्या होता है, न्यायानुमत, ठीक है, न्यायानुमत कार्य होता है, कहाँ पे होता है आपका न्यायालय के अंदर। तो ये क्या आपका 79 तक हो गई। अब मैं इसको इरेज कर देता हूँ एक बार, नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट आपका 81, ठीक है, बीच में मैंने एक छुड़वा दिया 79।
सॉरी 79 नहीं 80 छुड़वा दी मैंने आपकी। 81 क्या है कि आपका बड़ी हानि बचाने के लिए छोटी हानि करना अपराध नहीं है। ठीक है, कि बड़ी हानि को बचाने के लिए छोटी हानि करना क्या है, ये भी आपका अपराध नहीं है। उसके बाद आपका 82, ठीक है, 0 से 7 वर्ष, 0 से 7 वर्ष का के बच्चे का कार्य, के बच्चे का कार्य अपराध नहीं है। ठीक है ना, अपराध देखो इसमें अपराध नहीं है, अपराध नहीं, ये तो है ही है हर चीज में। क्यों क्यों क्या पढ़ रहे हैं हम, ये हम अपवाद पढ़ रहे हैं कि कौन सा अगर काम करते हैं हम तो क्या होगा, अपराध नहीं होगा। तो ये अपराध नहीं है, अपराध नहीं है, ये मैं लिखूंगा नहीं आपकी बार से। ठीक है, अब नेक्स्ट आपका 83, इसमें 0 से 7 था, इसमें क्या आ जाएगा 7 से 12 साल का नासमझ बच्चा, नासमझ बच्चा, या लिख देते हैं बच्चे का कार्य, बच्चे का कार्य अपराध नहीं है। उसके बाद आपका 84, ना समझ था ये 7 से 12 साल का बच्चा, अब बिल्कुल ही परिपक्व हो जाए, ठीक है ना, पागल व्यक्ति आ जाए, पागल व्यक्ति का कार्य, पागल व्यक्ति का कार्य भी क्या है जी आपका अपराध नहीं है। उसके बाद 85, इसमें क्या आ जाएगा, इच्छा के विरुद्ध करवाए गए नशे, करवाए गए नशे में निर्णय न लेने के कारण, ठीक है ना, निर्णय न लेने के कारण किया गया कार्य अपराध नहीं है। कि इच्छा के विरुद्ध उसने अपनी मर्जी से कोई नशा नहीं किया है, ठीक है, उसके नशा के अंदर क्या कर लिया, उसने निर्णय नहीं ले पाया कि ये काम ठीक है या गलत है, और उससे क्या हो गया कि कोई अपराध हो गया, तो वो भी क्या माना जाएगा, अपराध नहीं माना जाएगा। उसके बाद है नशे के कारण, नशे के कारण वह विशेष आशय के बिना, विशेष आशय के बिना कार्य, वो भी क्या होगा आपका अपराध नहीं है। कि उसने नशा तो खुद ही किया था लेकिन उसका आशय नहीं था अपराध करने का, तो उससे अपराध हो गया, तो वो भी क्या आपका अपराध नहीं है। उसके बाद है 87, पीड़ित की सहमति से किया गया कार्य, पीड़ित की सहमति से किया गया कार्य, वो भी क्या होगा अपराध नहीं होगा। लेकिन इसके अंदर क्या होना चाहिए, उसको सख्त चोट ना आई हो, ठीक है ना, कोई भी इसके अंदर उसको सख्त चोट ना आई हो, उसकी हड्डी नहीं टूटी हो, उसके दांत ना टूटे हो, या उसकी क्या ना हुई हो, मृत्यु भी नहीं हुई हो, मृत्यु भी आएगा इसके अंदर, ठीक है ना। मृत्यु तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। अगर वो मान लो उसने बोल दिया कि हाँ भाई तुम मेरे गले के ऊपर चाकू रख दे, ठीक है, और वो मर गया, तो वो तो डेथ केस बन गया, उसमें तो बिल्कुल ही सजा है। सख्त चोट भी नहीं आनी चाहिए उसको, ठीक है ना, कोई उसकी सहमति से कोई भी कार्य किया और उसमें उसको सख्त चोट नहीं आई और मृत्यु नहीं हुई, तो पीड़ित की सहमति से कार्य किया गया था, तो उसमें क्या हो सकता है, वो अपराध नहीं होता। उसके बाद आपका 88, ये आ गया आपका सद्भावना पूर्वक, सद्भावना पूर्वक वह फायदे के लिए, वह फायदे के लिए सहमति से किया गया कार्य, ये भी क्या होगा आपका अपराध नहीं होगा। अब देखो इसको हम स्टार्टिंग से देखते हैं एक बार, ठीक है, स्टार्टिंग से देखते हैं कि सबसे पहले हमने किया था, क्या किया था हमने 76 किया था, ठीक है। 76 क्या था, किसके अंदर था, कार्य हेतु पाबंद व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य, तथ्य की भूल से किया गया कार्य अपराध नहीं है। उसके बाद था आपका 77 में क्या था, न्यायांकित न्यायाधीश, 77 क्या था आपका न्यायाधीश था। न्यायाधीश कहाँ पे बैठता है आपका न्यायालय में, न्यायालय में क्या था, न्यायालय के आदेश से किया गया कार्य अपराध नहीं है। न्यायालय के बाद
क्या था आपका 79, ठीक है। 79 था क्या, न्यायानुमत, न्यायानुमत द्वारा तथ्य की भूल से किया गया कार्य क्या आपका अपराध नहीं है। उसके बाद है आपका 81, 81। देखो इसमें 8 बड़ा है 1 छोटा है, ठीक है ना, तो बड़ी हानि को बचाने के लिए छोटी हानि कर दी, तो उसको क्या होता है, वो अपराध नहीं है। उसके बाद है 82, अब ये कंटिन्यूस है बिल्कुल। 0 से 7 वर्ष के बच्चे का कार्य अपराध नहीं है। 7 से 12 साल के नासमझ बच्चे का अपराध नहीं है। 82, 83, 84। पागल व्यक्ति का कार्य अपराध नहीं है कि वो 7 से 12 की कंडीशन तो नहीं कर रहा, लेकिन वो है क्या, दिमागी रूप से पागल है, तो उसको भी क्या आपका अपराध नहीं है। उसके बाद है 85, इच्छा के विरुद्ध, अब यहाँ से नशे वाले शुरू हो गए हैं कि इच्छा के विरुद्ध करवाए गए नशे में निर्णय न लेने के कारण उसका क्या होगा, कार्य अपराध नहीं होगा। 86 है, नशा उसने खुद किया लेकिन विशेष आशय नहीं था उसका कोई भी अपराध करने का, तो उससे अपराध हो गया, तो वो भी क्या होगा आपका अपराध की श्रेणी में नहीं आता। 87 है, पीड़ित की सहमति से कार्य जिसमें उसको सख्त चोट ना हो, उसकी मृत्यु नहीं हो, तो वो क्या होगा आपका, वो भी अपराध नहीं होगा। और 88, सद्भावनापूर्वक में किसी को फायदा पहुंचाने के लिए उसकी सहमति ले ली थी, लेकिन उसमें क्या हो गया, अपराध हो गया, तो वो भी क्या होगा आपका अपराध नहीं होगा। अब 88 के बाद क्या होगा आपका 89 में क्या आपका बच्चे, ठीक है ना, बच्चे या पागल व्यक्ति के लिए, बच्चे या पागल व्यक्ति का क्या होता है, कोई संरक्षक होता है ना, ठीक है ना, संरक्षक होता है, उसके घर वाले होते हैं, ठीक है ना, उसका कोई भी संरक्षक है, संरक्षक की सहमति, उसकी हम क्या ले लेते हैं, सहमति ले लेते हैं, से किया गया कार्य क्या होता है, अपराध नहीं है। मान लो कई बार घर में भी इंजीनियर बैठे होते हैं ना, कोई पागल व्यक्ति है, बच्चा है, अपंग है, ठीक है, उसको ये बोल देते हैं जिसको ये दवा लगा दो ये ठीक हो जाएगा, ठीक है ना, उसके संरक्षक की सहमति ले ली, लेकिन उसमें क्या हो गया, उसकी हालत बिगड़ गई, तो वो क्या होगा, अपराध नहीं होगा, क्योंकि आपने उसकी सहमति ले रखी थी। नेक्स्ट देखो आपका क्या है 90, ठीक है। 90 में क्या है आपका बच्चा हो, पागल हो या व्यक्ति नशे में हो, या फिर उसको क्या हो, नशे में या डर मतलब कि भय में हो, डर में हो, बच्चा हो, पागल हो, व्यक्ति भय में हो या फिर नशे में हो, तो क्या होगी, उसकी सहमति मान्य नहीं है। कि आपने बच्चे से कोई सहमति ले ली, ठीक है, बच्चे से सहमति ले ली, पागल व्यक्ति से सहमति ले ली, और कोई ऐसा काम कर दिया कि उनका नुकसान हो गया, अपराध हो गया वो, तो वो क्या होगा, तो आपकी सहमति मान्य नहीं होगी। या फिर व्यक्ति से सहमति ले ली जो नशे में है, या फिर उसको डरा कर धमका कर उससे क्या ले लिया आपने, सहमति ले ली, तो ये भी क्या होगा आपका सहमति क्या होगी, आपकी मान्य नहीं होगी। अब देखते हैं 92, ठीक है। 92 में क्या आपका किसी की सहमति के बिना उसके फायदे के लिए किया गया कार्य, ठीक है ना, सहमति के बिना उसके फायदे के लिए, उसके फायदे के लिए किया गया कार्य भी क्या होगा आपका अपराध नहीं होगा, ठीक है ना। अब 93 देखो, ठीक है, सद्भावना पूर्वक दी गई सूचना, ठीक है ना, सद्भावना पूर्वक दी गई सूचना, ठीक है। मान लो आप किसी को कोई सूचना देते हो कि जैसे कोई एक्सीडेंट हो गया, और एक्सीडेंट में आपने अपने दोस्त को सूचना दी कि भाई फलाने आपका एक्सीडेंट, आपके माता पिता का या फिर दोस्त का, भाई का, ठीक है ना, किसी का भी एक्सीडेंट हो गया, और उसकी सूचना सुनने के बाद मान लो वो बेहोश हो गया, या फिर उसको भी कोई हार्ट अटैक आ गया, या ऐसी स्थिति होगी उसके साथ भी, ठीक है ना, वो हड़बड़ाहट में आ गया, या वो कहीं मतलब जाने के लिए वहाँ से चल दिया और उसका भी एक्सीडेंट हो गया, तो ये सूचना दी थी आपने उसकी, ठीक है ना, सद्भावना पूर्वक दी थी, जो सूचना पाकर वो क्या हो गया उसको कोई हानि हो गई है, ठीक है ना, सूचना के सुनने के बाद, तो ये भी क्या होगा आपका अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा, क्योंकि वो आपने इसको सद्भावना पूर्वक सूचना दी थी, ठीक है ना। आगे आपका धमकी देकर
ठीक है ना, करवाया गया कार्य, करवाया गया कार्य, ये भी क्या होगा आपका अपराध नहीं होगा। आप किसी को तुम देख सकोगे कि तू उसको मार दे नहीं तो मैं तेरे को मारूंगा, ठीक है, उसने उसको जाकर मार दिया तो उसका कार्य क्या होगा, अपराध नहीं होगा। ये उल्टा आपके ऊपर लगेगा, ये दुष्प्रेरण में आता है, ये आप आगे आपको करवाएंगे, दुष्प्रेरण का एक नेक्स्ट चैप्टर आएगा, ठीक है ना। अब वैसे 95 इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आपने वो करनी होती है, उसमें क्या होता है, इसमें छोटी हानि होती है। छोटी हानि क्या होता है, अपराध नहीं है, अपराध नहीं है, ठीक है ना। मान लो कि आप किसी को एक थप्पड़ मार देते हो, ठीक है, थप्पड़ मार देते हो या फिर किसी को गाली दे देते हो, ठीक है ना, तो ये क्या होते हैं, इस तरह के छोटे छोटे अपराध होते हैं जो ये क्या होते हैं, अपराध की श्रेणी में नहीं आते, ठीक है। इनके अंदर कोई, तभी पुलिस आपकी वो लिखने से मना कर देती है FIR वगैरह, क्योंकि आप जाते हो कि उसने तो मेरे को थप्पड़ मार दिया जी, थप्पड़ मार दिया तो मार दिया भाई, तो उसको मार दे, ठीक है। छोटी हानि है ये, इसके अंदर क्या आती है, अपराध की श्रेणी में नहीं आती इसको, इसमें। उसके बाद आपका देखो प्राइवेट प्रतिरक्षा में किया गया कार्य अपराध नहीं है, गया कार्य, ये भी क्या आपका प्राइवेट प्रतिरक्षा में किया गया कार्य क्या होता आपका अपराध नहीं है। अब यहाँ से 96 से आगे आप थोड़ा सा ध्यान से देखना, यहाँ पे आते हैं आपके अधिकार आ जाएंगे। तो 96 हमने क्या पढ़ा था कि 96 क्या पढ़ा था, प्राइवेट प्रतिरक्षा में किया गया कार्य अपराध नहीं है, ठीक है ना। प्राइवेट कार्य क्या है, अपराध नहीं है। उसके बाद आपका 97, यहाँ से आपके शुरू हो जाते हैं आत्मरक्षा के, ठीक है ना, कि प्रत्येक व्यक्ति को स्वयं व संपत्ति, स्वयं व संपत्ति की रक्षा का क्या है, अधिकार है। और ये ठीक है ना, इसमें भी 2 पॉइंट बन जाते हैं आपके, ठीक है ना, अपने शरीर की और अपनी संपत्ति की, और दूसरा क्या है आपका, दूसरे के शरीर की और दूसरे की संपत्ति की, स्वयं की और स्वयं व संपत्ति की, अपनी संपत्ति और अपने शरीर की, और दूसरा क्या, दूसरे के शरीर की और दूसरे की संपत्ति की क्या आपको रक्षा का अधिकार है। उसके बाद आपको क्या है 98 क्या है, पागल व्यक्ति से आत्मरक्षा का अधिकार भी क्या आपको है। एक पागल व्यक्ति है, वो ईंट पत्थर बरसा रहा है आपके ऊपर, तो आप उससे क्या कर सकते हो, या आपके ऊपर क्या कर रहा है, वो लाठी डंडे से चाकू से प्रहार कर रहा है, तो आप उससे क्या कर सकते हो, आत्मरक्षा कर सकते हो। उसकी आवाज़ में उसको थोड़ी बहुत चोट लग जाती है तो वो क्या होगी, अपराध नहीं होगी, ठीक है ना। अब देखो ये वाली इंपॉर्टेंट है, अभी ये भी इंपॉर्टेंट थी, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको देखो कि कुछ ऐसे कार्य हैं, ठीक है ना, जिनमें आप क्या कर सकते हो, आत्मरक्षा नहीं कर सकते। आत्मरक्षा का अधिकार आपका क्या हो जाता है, नहीं है, ठीक है ना। आत्मरक्षा का अधिकार जिसमें क्या आपको नहीं है, कब नहीं है आत्मरक्षा का अधिकार, लोक सेवक के कार्य में, ठीक है, लोक सेवक अपना कार्य कर्तव्य निभा रहा है, तो उसके कार्य में आप क्या कर सकते हो, आत्मरक्षा का अधिकार आपको नहीं है, ठीक है ना। दूसरा है लोक सेवक के आदेश में, ठीक है, आदेश के पालन में, लोक सेवक के आदेश के पालन में, ये भी क्या आपका अधिकार नहीं है कि आप उसके अंदर भी अपनी आत्मरक्षा करो। ऐसा कार्य जिसमें रोकने के लिए लोक सेवक की मदद ली जा सकती है, ठीक है ना। लोक सेवक की क्या ली जा सकती है, लोक सेवक की मदद ली जा सकती है, ली जा सकती है। तो उसमें भी क्या आपको आत्मरक्षा का अधिकार
नहीं है। और नंबर 4 क्या आपका कि चोट उतनी पहुंचाई जाएगी, चोट उतनी पहुंचाई जाएगी जितनी आवश्यक है, जितनी आवश्यक है। यूँ नहीं है कि वो तो आपके ऊपर कोई छोटी मोटी लकड़ी ले रखी थी उसने, और ठीक है आपने उसको सिर फोड़ दिया, वो आपको लकड़ी से प्रहार करा था, डंडे से प्रहार करा था और आपने उसको गोली मार दी, ठीक है ना। तो चोट सिर्फ उतनी पहुंचाई जाएगी जितनी क्या अभी आपकी आवश्यक होगी। उसके बाद आपके आता है 100 आत्मरक्षा का अधिकार, ठीक है। आत्मरक्षा का अधिकार मृत्यु तक कब है, कि आप किसी की मृत्यु भी कर सकते हो आत्मरक्षा के अधिकार में, ठीक है। कब है, जब आपको क्या हो जाए, मौत का खतरा हो जाए, ठीक है ना, मौत का खतरा। नंबर 2 क्या आ जाएगा इसके अंदर, सख्त चोट भी आ सकती है आपको, ठीक है ना। सख्त चोट मान लो भी तो आपको हड्डी टूटने का डर है या फिर अंग भंग होने का डर है, ठीक है। बलात्कार के उसमें, अपहरण, ठीक है ना। तो इनमें क्या आपको आत्मरक्षा का अधिकार क्या आपका मृत्यु तक हो जाएगा इसमें। और आत्मरक्षा का नेक्स्ट आपका आत्मरक्षा का अधिकार कब मृत्यु तक नहीं है, ठीक है ना। आत्मरक्षा का अधिकार कब मृत्यु तक नहीं है, ये आप लिख लेना अगर आप लिखना चाहते हैं उनको। तो मैं थोड़ा सा अभी बोर्ड की कमी है इसमें। तो आत्मरक्षा का अधिकार का है कब मृत्यु तक नहीं है, कब हो जाएगा, इनसे भिन्न, ठीक है ना। इनमें तो आप उसकी मृत्यु भी कर सकते हो कि आपको मौत का खतरा है, सख्त चोट का खतरा है, अपहरण का खतरा है, ठीक है ना, बलात्कार का खतरा है इसमें। तो इनमें क्या कर सकते हो, अगले की मृत्यु तक क्या कर सकते हो, अपनी आत्मरक्षा कर सकते हो, लेकिन मृत्यु तक नहीं होगा, ठीक है ना। कब अधिकार आत्मरक्षा का अधिकार मृत्यु तक नहीं है, इनसे भिन्न होगा तो आपको मृत्यु का अधिकार नहीं है उसके अंदर, आप उसको मृत्यु तक चोट नहीं पहुंचा सकते। नेक्स्ट देखो भाई कि आपको आत्मरक्षा का अधिकार है जो आपका कब शुरू होता है और कब तक खत्म होता है ये, ठीक है ना। 102 आपका आत्मरक्षा का अधिकार आपका कब शुरू होता है, संकट के पैदा होने से, संकट के पैदा होने से, और कब तक, जब तक संकट बना रहेगा, जब तक संकट दूर नहीं चला जाता, संकट बने रहने तक क्या आपको आत्मरक्षा का अधिकार है, ठीक है। आत्मरक्षा का अधिकार कब तक है आपका, संकट के पैदा होने से, संकट के बने रहने तक आपको क्या आत्मरक्षा का अधिकार है। और संपत्ति की रक्षा का अधिकार मृत्यु तक कब है, नेक्स्ट आपका आएगा संपत्ति की रक्षा, संपत्ति की रक्षा का अधिकार मृत्यु तक, ठीक है ना। क्या हो जाएगा उसके अंदर, सबसे पहले आपके आएगा लूट, दूसरा क्या आएगा गृह भेदन, ठीक है, कि आपको लूट की आशंका है, आपके घर के अंदर सेंधमारी की आशंका है, आगजनी की आशंका है, ठीक है ना। आपकी संपत्ति में क्या हो जाए, आगजनी की, या फिर उसके अंदर ये लगे कि आपको मौत या फिर सख्त चोट हो, सख्त चोट की आशंका हो, ठीक है ना, सख्त चोट की आशंका हो। तो ये क्या होगा आपका संपत्ति की रक्षा का अधिकार मृत्यु तक है, कि कोई आपकी संपत्ति को लूटना चाहता है, आपके घर को भेजना चाहता है, आग लगाना चाहता है आपकी संपत्ति को, या फिर आपको मौत या फिर सख्त चोट की आशंका हो, तो उस समय तक आपकी क्या है कि आपको अधिकार कब तक, अगले वाले की मृत्यु तक का क्या आपको अधिकार है, ठीक है। चोट तक कब है, मृत्यु तक कब नहीं है, मृत्यु तक कब नहीं है, उक्त से भिन्न, उक्त से भिन्न में आ जाएगा, क्या हो जाएगा आपका चोट तक है, ठीक है ना। चोट तक है कि आप उसको छोटी मोटी चोट तक मार सकते हो, अगर आपको इनसे कोई अलग लग रहा है तो उसमें छोटी मोटी चोट आ जाए अगले को, तो क्या हो जाएगा। अब नेक्स्ट भी क्या आएगा आपका 105, यही वाला आ जाएगा, ठीक है ना। संकट के पैदा होने से संकट के दूर रहने तक, ये संपत्ति वाले आ गए। पहले वाले में क्या था, आत्मरक्षा था। 100 से क्या तक, कहाँ तक था ये,
99 से लेकर 102 तक, ठीक है। 99, 100 और 101 और 102 आत्मरक्षा से स्टार्ट हो जाते हैं ये आपके। वैसे 98वां वाला भी पागल व्यक्ति से आत्मरक्षा का ही है, वो आत्मरक्षा का अधिकार हो जाते हैं आपके। तो इसमें से ये बिल्कुल लाइन वाइज आप इसको पढ़ के देखना है दोबारा से, ठीक है ना। पहले में क्या था कि आत्मरक्षा का अधिकार 100 में क्या था, आत्मरक्षा का अधिकार मृत्यु तक का है। 101 में क्या था, आत्मरक्षा का अधिकार मृत्यु से कम चोट तक, ठीक है। कम चोट लगा सकते हो, मृत्यु नहीं कर सकते उसमें। उसके बाद फिर ऐसा ही आ गया ये 102 कि संकट के पैदा होने से संकट के बने रहने तक आत्मरक्षा का अधिकार आपका बना रहेगा। उसके बाद आपका 103 आ गया संपत्ति की रक्षा का अधिकार, 100 मृत्यु तक कब है। और 104 में क्या गया, उप से भिन्न मृत्यु से कम चोट तक है। मृत्यु नहीं करनी आपने उसकी, लेकिन क्या हो जाएगा उसमें, चोट तक है आपका अधिकार। 105 में क्या होगा, संपत्ति के अधिकार कब शुरू होगा और कब खत्म होगा। कब शुरू होगा कब खत्म होगा, संकट के पैदा होने से, लिख ही देता हूँ आपको, संकट के पैदा होने से बने रहने तक क्या आपको संपत्ति की रक्षा का अधिकार है, ठीक है ना। संपत्ति की रक्षा का अधिकार है। नेक्स्ट और लास्ट आ गया आपका, इसमें आपके अध्याय 4 खत्म हो जाएंगे। इसमें क्या है कि निर्दोष व्यक्ति है कोई भी, ठीक है ना, निर्दोष व्यक्ति है, आपको पता है कि वो क्या है, निर्दोष व्यक्ति है, उसकी जान क्या है, खतरे में है, तो जान का जोखिम है। निर्दोष व्यक्ति की जान का जोखिम है, ठीक है। तो उसमें क्या, उसको आत्मरक्षा का अधिकार है ये, ठीक है। निर्दोष व्यक्ति है, उसको जान का जोखिम है, उसको 5-6 लोग पीट रहे हैं, तो उसको क्या आत्मरक्षा का अधिकार है, उसमें भी आप उसको छुड़वा सकते हो। और उन 5-6 में से अगर किसी को थोड़ी मोटी चोट आ जाती है तो वो भी क्या होगा, आपका अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। नेक्स्ट ये हो गया आपके 4 अध्याय हो गए हैं, ठीक है। तो इनको देख लो। नेक्स्ट होता है आपका अध्याय नंबर 5। अध्याय नंबर 5 है, इसमें क्या आपका दुष्प्रेरण, ठीक है। अध्याय नंबर 5 दुष्प्रेरण, इसमें कहाँ से कहाँ तक पढ़ेंगे हम, 107 से लेकर 120 तक पढ़ेंगे, ठीक है ना। कुछ है जो बीच में से 1-2 छुड़वा दूंगा जो अनइम्पोर्टेंट होगी, वैसे आपको ये लगातार याद ही हो रही होंगी क्योंकि एक दूसरे से रिलेटेड है। पहला पढ़ा हमने, ठीक है। पहला पढ़ा क्या था, चैप्टर, ये हो गया आपका चैप्टर, ये उसका नेम हो गया। दूसरा क्या था उसमें, धाराएं की जो सेक्शंस थे, ठीक है, वो कहाँ से कहाँ तक थे। चैप्टर नंबर 1 का नेम क्या था, प्रस्तावना, ठीक है। प्रस्तावना 1 से लेकर 5 तक धाराएं थी। दूसरे में चैप्टर नंबर 2 में क्या था आपका, परिभाषाएं। परिभाषाएं कहाँ से कहाँ तक थी, 6 से 52 कै तक। तीसरे में क्या था आपका, दंड था, और ये कहाँ से कहाँ तक थी, 53 से लेकर 73 तक थी। और नंबर 4 क्या था आपका, लास्ट में जो पढ़ा था, अपवाद, ये 76 से लेकर 106 तक। और नेक्स्ट आ गया आपका 5 दुष्प्रेरण, इसमें कहाँ से कहाँ तक है, 107 से लेकर 120 तक। ये आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बना देता हूँ क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी बन गई है। नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द डाल दूँगा, तो इनको आप पढ़ लो। और अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।